हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। फर्जी क्लिनिक चलाने की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच की। ड्रग इंस्पेक्टर विकास गढ़वाल ने कहा, जांच के दौरान नहीं मिली खामियां। सूरज वर्मा, सरदार शहर। स्थानीय कच्चा बस स्टैंड पर फर्जी तरीके से क्लिनिक चलाने की शिकायत मिलने पर जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार चूरू चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा ड्रग इंस्पेक्टर मनोज गढ़वाल के नेतृत्व में लगभग 2 घंटे क्लिनिक में चल रही तमाम गतिविधियों के बारे में गहनता से जांच की गई। इंस्पेक्टर मनोज गढ़वाल ने बताया कि उक्त क्लिनिक में अवैध तरीके से बिना किसी मान्यता के चिकित्सा करने की शिकायत मिली थी, जिस पर जांच करने पर ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया है। क्लिनिक में डॉक्टर राजेंद्र गहनौलिया द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है, जो स्वयं एमबीबीएस डॉक्टर है। उक्त क्लिनिक में जिस रमेश शर्मा को लेकर जो शिकायत मिली थी कि वो यहाँ पर बिना मान्यता के लोगों को इंजेक्शन लगाते हैं तथा एलोपैथिक दवाइयां देकर मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं पाया गया है। हाँ, इतना जरूर है कि क्लिनिक में रमेश शर्मा सहयोगी के रूप में यहाँ पर मरीजों की सेवा करते हैं तथा ये बिल्डिंग उनकी है, जिसमें वो सैलरी पर चिकित्सकों को रखते हैं और उनके द्वारा यहाँ पर पेशेंट का इलाज किया जाता है। इंस्पेक्टर गढ़वाल ने यह भी बताया कि आपसी रंजिश को लेकर उक्त क्लिनिक के संबंध में आरोप प्रत्यारोप लगाने की बात जरूर सामने आई है। इसके अलावा क्लिनिक में नियमानुसार जिस तरह की सुविधाएं व साफ सफाई आदि की व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है, जिसको लेकर डॉक्टर को पाबंद कर व्यवस्थाएं सुचारू रूप से करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। इसके बावजूद अभी जांच जारी है। इस संबंध में रिपोर्ट बनाकर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच टीम में शामिल चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमावत ने बताया कि उक्त क्लिनिक में डॉक्टर राजेंद्र गहलोनिया द्वारा चिकित्सा सेवाएं दी जा रही हैं, जिनके पास एमबीबीएस की डिग्री है तथा इनके तमाम कागजात सही पाए गए हैं। वहीं बिना मान्यता के चिकित्सा करने के आरोपों से घिरे रमेश शर्मा ने सभी आरोपों को नकारते हुए बताया कि कुछ लोग मुझे आपसी रंजिश के चलते षड्यंत्र पूर्वक बदनाम करना चाहते हैं तथा वो अलग अलग तरीके से मुझे लंबे समय से मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ मरीजों की सेवा करता हूँ व डॉक्टर द्वारा बताए अनुसार सिर्फ उनका सहयोग कर रहा हूँ। मेरे पास जो आयुर्वेद रत्न की डिग्री थी उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2010 में एक फैसला लेते हुए पूरे भारत में उक्त डिग्रियों की मान्यता सभी के लिए रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद से मैं सिर्फ यहाँ पर सहयोगी के रूप में काम कर रहा हूँ। क्लिनिक चिकित्सा सेवाएं दे रहे डॉक्टर राजेंद्र गहलोनिया ने बताया कि 23 मई से मेरे द्वारा यहाँ पर सेवाएं दी जा रही है। कुछ खामियों को लेकर जांच टीम द्वारा मुझे पाबंद किया गया है, जिन पर शीघ्र अमल करते हुए क्लिनिक में नियमानुसार उचित व्यवस्था की जाएगी। हालांकि क्लिनिक के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है उस पर अब भी डॉक्टर रमेश शर्मा लिखा हुआ है, जिसको तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर रमेश शर्मा नामक कोई डॉक्टर कलेक्टर साहब के निर्देश के अनुसार ये सूचना मिली कि डॉक्टर रमेश शर्मा बिना कोई भी एलोपैथिक डिग्री के होते हुए भी एलोपैथिक चिकित्सा अभ्यास करता है, लोगों का इलाज करता है, जिसके संबंध में मैं और डॉक्टर राजेश जी यहाँ पीएचसी इंचार्ज हैं सरदार शहर से, हम यहाँ कार्रवाई करने के लिए आए। तो मौके पे डॉक्टर राजेंद्र जी हैं जो एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर से एमबीबीएस किए हुए हैं, उनके द्वारा चिकित्सा अभ्यास करना प्रमाणित हुआ। उन्होंने अपने सारे दस्तावेज वगैरह भी प्रस्तुत किए। सारे दस्तावेजों चेक करने के बाद औषधियों की परचेज बिल भी डॉक्टर साहब के नाम से ही थे। तो ऐसी किसी भी प्रकार की कार्रवाई अपन निष्पादित नहीं कर सकते कि जिससे इस पे क्लिनिक पे कोई सीजर या ऐसा कुछ हो। सर, जैसा कि आप दुकान के पीछे देख पा रहे हो, ये दुकान कहीं हॉस्पिटल कहीं, इसका नाम डॉक्टर रमेश शर्मा है, तो क्या कहना सर इसके ऊपर नाम? इसके बारे में मैंने पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि डॉक्टर रमेश शर्मा जी पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, जिनके पास आयुर्वेद रत्न की डिग्री थी, जिसको 2010 में राजस्थान के जितने भी आयुर्वेद रत्न है उनका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिग्री को कैंसिल कर दिया गया। तो सर अब ये डॉक्टर है या नहीं है डॉक्टर रमेश शर्मा? रमेश शर्मा जी के पास कोई भी डॉक्टर की डिग्री नहीं। सर 27 नवंबर 2020 को आपके विभाग द्वारा यहाँ पर जांच की गई, तब उन्होंने आयुर्वेद रत्न डॉक्टर बताया और उन्होंने 3 दिन में कागज पेश करने की बात कही थी। सर ये ऐसी मेरे को भी सूचना मिली है, लेकिन इसका मैं इस पे क्या कार्रवाई हुई है मैं मेरे ऑफिस में जाकर दस्तावेज, क्यों मैं अभी नया ज्वाइन किया है यहाँ पे, ऐसी मेरे द्वारा ये कार्रवाई निष्पादित नहीं की गई है। मैं ऑफिस में जाके इन संबंध में जांच करके फिर बता सकता हूं। सर जैसा कि अभी पेशेंट लगातार आ रहे थे, वो कहते हैं डॉक्टर रमेश शर्मा के पास हम जाके आ रहे हैं, तो किसी प्रकार का आपने बयान लिया क्या? नहीं, आपने बयान लिया क्या सर उनसे, पेशेंटों से? मेरे सामने ऐसा कोई तो बयान लेने चाहिए थे ना आपके, किसके पास आ रहे वो मेरे सर बता रहे हो सर, ऐसा तो ऐसे प्रतीत हो रहा है, बता रहे हो सर जो मेरा अधिकार क्षेत्र में वो कार्रवाई कर सकते हैं। तो लेना चाहिए था ना संबंधी इनके पास कोई लाइसेंस है दवाई बेचने? नहीं। तो फिर इनके दवाइयाँ भी मिली है सर यहाँ पे? दवाइयों का मैंने दवाइयों की रिकॉर्ड ली है, जो कार्रवाई होगी हमारे कानून जो कार्रवाई होगी, दवाई मिलेगी, दवाइयाँ मिली, उसकी कार्रवाई की है। किस प्रकार की कार्रवाई होगी? उसके जो भी कार्रवाई विभाग की होगी
अनुचित जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, मैंने सारे बिल सब चीजें मौके पे ली। पिछले 7 महीने से लगातार प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लगातार इनके खिलाफ फर्जी डॉक्टर के दस्तावेज होने के कारण इनके खिलाफ लगातार प्रकाशित खबरें हो रही है, उसके खिलाफ आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ आपके विभाग द्वारा? विभाग की एक्शन, जब आप कह रहे हो कि डॉक्टर रमेश शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जब यहाँ मौके हम नहीं कह रहे सर, ये हम नहीं कह रहे सर। आप जो भी पब्लिक की शिकायत मेरे पास लिखित में, अभी तक मेरे पास कोई ऐसा दस्तावेज आया नहीं है। कलेक्टर साहब ने मेरे को कहा कि इस मामले की एक जांच करके आई जाए, तो यहाँ मेरे के सामने आया कि आपस में कोई पर्सनल दुश्मनी या कोई आपस में मनमुटाव का मामला था। बाकी जांच करने पे जब हम मौके पे आते हैं तो हम एक MBBS डॉक्टर हैं जो राजेंद्र जी यहाँ बैठे हैं, अगर वो कहते हैं कि इस क्लिनिक को मैं संचालित करता हूँ, मैं मेरे नाम से दवाइयाँ खरीदता हूँ, मैं मेरे पेशेंट को देता हूँ, तो मेरे पास ऐसा कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है कि मैं इस पर कोई कार्रवाई करूं। तो सर अब इसके ऊपर नाम लिखा हुआ, तो इसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि नाम तो डॉक्टर रमेश शर्मा लिखा हुआ है ना। डॉक्टर रमेश शर्मा लिखा है, इसके बारे में मैंने रिपोर्ट में मेरा सारा रिपोर्ट बनाया गया। कार्रवाई आगे की जाती है, मैं मेरे विभाग में उच्च अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगा, वो इस पे क्या एक्शन लेते हैं वो आपको बता। कार्रवाई होगी क्या सर इस पे? कुछ ना कुछ कार्रवाई तो बनेगी। जो विभाग कब तक होगी सर? ये 2-4-5 दिन में जो भी होगा, उसके जो उच्च अधिकारी उसमें इसके पास नोटिस जारी करेंगे, नोटिस का जवाब देगा, उस जवाब के आधार पे कार्रवाई कर दी। तो पेशेंट आए उनसे आपने पूछा था क्या कि आप कहाँ किसके पास दिखाने आए? नहीं, पेशेंट से मेरे सामने इतना कुछ है नहीं। मैं इस चीज के बारे में भी, आज कोरोना का कोविड का टाइम है, मैं ज्यादा लोगों से थोड़ा दूरी भी बनाने का थोड़ा रहता है। डॉक्टर बैठे हुए थे जैसा कि आप बोल रहे हो, तो उनके पास किसी प्रकार डॉक्यूमेंट्स मिले क्या? सारे डॉक्यूमेंट उसने दिए, अपना आधार कार्ड दिया है, अपने MBBS की डिग्री रजिस्टर्ड, ऑनलाइन भी मैंने चेक किया है, डॉक्टर साहब मेरे साथ थे, हमने सारी चीजें चेक की है। तो सब चीजें जब डॉक्टर के पास हैं, एक MBBS डॉक्टर हैं, SP मेडिकल कॉलेज से पास आउट है, वो अगर यहाँ बैठे अपने पेशेंट को सेवाएं दे रहे हैं, तो उसमें मेरे पास कोई ऐसा अधिकार क्षेत्र नहीं होता कि मैं कार्रवाई कर सकूं। सर आज की इस टीम के अंदर कौन कौन से किए गए आपके? मैं मनोज कुमार गढ़वाल, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर चूरू, और यहाँ से डॉक्टर राजेश कुमार जी हैं जो PSC इंचार्ज हैं, UPSC इंचार्ज। कस्बे एवं ग्रामीण क्षेत्र में 3 घंटे विद्युत सप्लाई बंद रहेगी। सूरज वर्मा, सरदार शहर। जोधपुर विद्युत वितरण निगम के सहायक अभियंता MN सिद्ध ने बताया कि 132 kV GSS पर रखरखाव कार्य के कारण 5 जून शनिवार को प्रातः 9 o'clock से 12 o'clock तक 132 kV GSS से जुड़े समस्त सरदार शहर कस्बा एवं ग्रामीण इलाकों में विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। 100 वर्षीय महिला के निधन पर पुत्र व पौत्रों ने पेश की मानवता की मिसाल। नंदीशाला में 8 लाख रुपए की लागत से गोवंश के लिए बनाएंगे भवन। सूरज वर्मा, सरदार शहर। तहसील के गांव फोंगा में गौरीशंकर देवकीनंदन परिवार द्वारा अपनी 100 वर्षीय माताजी देवी पत्नी रामदत्त कठोतिया के निधन पर अनूठी पहल करते हुए गांव की नंदीशाला में 1 लाख की लागत से गोवंश के लिए बड़े हॉल का निर्माण करवाएंगे। नंदीशाला के अध्यक्ष सादुलाराम पारीक की प्रेरणा से पंडित बजरंगलाल शर्मा के सानिध्य में पूजा अर्चना व मंत्रोच्चार के साथ गौरीशंकर कठोतिया एवं हरिओम द्वारा उक्त भवन की नींव रखी गई। उन्होंने बताया कि हमारी माताजी को सदा से ही गोवंश से प्रेम था, इसी को देखते हुए उनकी स्मृति में उनके परिवार द्वारा यह नेक कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम में मेघराज चोटिया द्वारा एक कविता प्रस्तुत कर गाय माता की सेवा को सर्वोपरि बताया गया। इस मौके पर महावीर प्रसाद, महेश कुमार, कन्हैयालाल, दीनदयाल, मालम सिंह, विद्याधर पांड्या, शिव प्रसाद, बंशीधर, किशनलाल, रामनिवास, नानू सिंह, निरानाराम माली, डॉक्टर सत्यनारायण झाझरिया, ओम प्रकाश केसरदेव, शिव भगवान, हरिओम, सीताराम, तुदाराम, लक्ष्मीनारायण सैनी, नारायण प्रसाद आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन समाजसेवी अर्जुनलाल चोटिया द्वारा किया गया। किसान मोर्चा ने जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंधक को सौंपा ज्ञापन, किसानों को बकाया कृषि कनेक्शन देने की मांग। सूरज वर्मा, सरदार शहर। पूर्व प्रधान व नवनियुक्त किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष सत्यनारायण सारण, जिला परिषद सदस्य गिरधारी लाल पारीक ने प्रबंधक जोधपुर डिस्कॉम को एक ज्ञापन देकर किसानों के बकाया कृषि कनेक्शन अतिशीघ्र करवाने की मांग की है। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि चूरू जिले में किसानों को पिछले 1.5 साल में बकाया 1844 कृषि कनेक्शन नहीं दिए गए, जबकि किसानों द्वारा डिमांड नोटिस की राशि जमा करवा दी गई है, जिसमें 5 से 7 लाख रुपए खर्च हुए हैं। उक्त राशि मौजूदा हालात में किसानों के लिए बड़ी रकम है। उन्होंने बताया कि किसानों को पिछली फसल में विद्युत कनेक्शन एवं सामान नहीं दिए जाने से काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में अगर 15 जून तक किसानों को कृषि कुएं पर विद्युत कनेक्शन व सामान नहीं दिया गया तो किसानों को इस सीजन की फसल का भी काफी नुकसान होगा, जिसके लिए किसानों ने विद्युत विभाग जिम्मेदार मानते हुए आंदोलन की भी चेतावनी दी है तथा मांग की है कि जल्दी से जल्दी किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन दिया जाए। ज्ञापन देने वालों में किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष सत्यनारायण सारण, जिला परिषद सदस्य गिरधारी लाल पारीक।
पूर्णाराम, लाभूराम सारण, मुलायम सिंह, भूपेंद्र सिंह गांसुसा सहित अनेक किसान शामिल हुए। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन भेंट। सूरज वर्मा, सरदार शहर, रोटरी क्लब सरदार शहर को स्व शिखचंद नाहटा की पुण्य स्मृति में उनके सुपुत्रों किशनलाल, उत्तमचंद, केवलचंद एवं मानकचंद नाहटा परिवार के सौजन्य से टर्क क्षमता की ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन भेंट की गई। मशीन का शुभारंभ बटन दबाकर वरिष्ठ रोटरियन तुलसीराम छाजेड़ एवं उमेश आंचलिया ने किया। कार्यक्रम संयोजक राजकुमार तिवारी ने बताया कि नाहटा परिवार विगत 5 वर्षों से ऑक्सीजन सेवा रोटरी क्लब के तत्वावधान में संचालित कर रहा है। कार्यक्रम में उपाध्यक्ष दीनदयाल भोजक, सचिव दीपक जैन, डॉक्टर अशोक गुप्ता, विकास लड़िया, राजीव भोजक, देवकीनंदन अग्रवाल, अंजनी भाट आदि उपस्थित रहे। विधायक मनोज मेघवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा घोषणाओं को जल्दी ही लाया जाएगा धरातल पर। मेघवाल ने कहा कोरोना पर काबू सुखद, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। दिनेश स्वामी, सुजानगढ़। क्षेत्रीय विधायक बनने के 1 महीने बाद मनोज मेघवाल ने शुक्रवार को जय निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सरकार द्वारा की गई घोषणाओं को धरातल पर लाने के रोड मैप के बारे में जानकारी दी। विधायक ने कोरोना काल में परिवार के सदस्यों को खोने वाले लोगों के प्रति संवेदना जताते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि दी। विधायक ने कहा कि करीब 1.5 महीने के कठिन समय के बाद कोरोना काबू में आया है। एक समय अस्पताल में बेड खाली नहीं थे, मरीजों से अस्पताल के गलियारे भी भरे थे। आज सभी वार्ड खाली है। यह सुखद स्थिति है कि अब कोरोना के नामात्र के मरीज हैं। उन्होंने राजस्थान सरकार की कोरोना के लिए बनाई नीतियों, लॉकडाउन और सामाजिक व प्रशासनिक स्तर पर किए गए बढ़िया काम की सराहना की। उन्होंने मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री, प्रशासन और कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स सहित डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ व सफाई कर्मियों को धन्यवाद दिया। विधायक ने चेताया कि विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना खत्म नहीं, काबू हुआ है। इसलिए हम सभी को सरकारी गाइडलाइन का पालन करना है, मास्क पहनना, उचित दूरी बनाए रखना है और किसी भी तरह का कार्यक्रम आयोजित नहीं करना है जिसमें भीड़ हो। उन्होंने कहा थोड़े से प्रयास के बाद चूरू जिला येलो से ग्रीन जोन में आ जाएगा। इसके बाद हम पहले की तरह सामान्य काम कर सकेंगे। सरकार द्वारा सुजानगढ़ के लिए की गई सभी घोषणाएं जल्दी ही धरातल पर होगी। विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि चुनाव से पहले सरकार द्वारा सुजानगढ़ के लिए की गई सभी घोषणाओं को जल्दी ही धरातल पर लाया जाएगा। चुनाव से पहले सड़कों के लिए 12.5 करोड़ का पैकेज नगर परिषद को मिला था, जिसमें ज्यादातर सड़कें पूरी हो गई है और बाकी का काम चल रहा है। ये सभी अगले 1 महीने में पूरी हो जाएगी। इनके लिए पूरे 46 टेंडर जारी हो चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों के भी टेंडर हो चुके हैं और काम शुरू हो गया है। कोरोना काल में लेबर और मटेरियल की समस्या आ रही थी, इसलिए कुछ देरी हुई। इनके भी सभी टेंडर जारी हो चुके हैं। कातर उप तहसील कार्यालय, बीदासर सिविल कोर्ट, सुजानगढ़ सदर थाना और कन्या महाविद्यालय अस्थायी भवनों में होंगे शुरू। विधायक ने बताया कि कातर उप तहसील के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय आदेश जारी हो चुके हैं। जल्दी ही अस्थायी भवन में काम शुरू हो जाएगा, बाद में स्थायी भवन बना दिया जाएगा। बीदासर सिविल कोर्ट के लिए भी आदेश आ चुके हैं, इसे एक बार अस्थायी भवन में चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कन्या महाविद्यालय के लिए बड़ी जमीन चाहिए। जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए सुजला कॉलेज के प्रिंसिपल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। लंबे समय से सुजानगढ़ क्षेत्र की छात्राओं को हो रही दिक्कत को देखते हुए इसे भी इसी सत्र में अस्थायी भवन चिन्हित कर शुरू कर दिया जाएगा। विधायक मेघवाल ने कहा कि सदर थाने की स्वीकृति के बाद प्रशासनिक स्तर पर काम हो चुका है। क्षेत्र के 41 गांव सदर थाने के अंतर्गत आएंगे। इसमें 60 स्टाफ की स्वीकृति मिली है। यह थाना शुरू होने से सुजानगढ़ थाने पर अतिरिक्त दबाव हट जाएगा, क्योंकि फिर सुजानगढ़ थाना सिर्फ शहर का ही काम देखेगा। इसे भी एक बार अस्थायी भवन में शुरू किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आरओबी और आरयूबी का काम सतर्कता के साथ किया जाएगा। विधायक मेघवाल ने कहा कि छापर रोड आरओबी के लिए पहले बहुत से तकनीकी काम पूरे किए जाने हैं। जमीन के लोड लेने की क्षमता, भूमिगत पानी की गहराई आदि को ध्यान में रखते हुए विस्तृत रिपोर्ट बनेगी। फाइनल रिपोर्ट के आधार पर टेंडर होंगे। डीपीआर के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। टेंडर आने के बाद फाइनल बजट राशि तय होगी। आरओबी पास हुआ था तो इसके लिए 2 साल में बनने का समय तय हुआ था। मेरी कोशिश है कि इसे तय समय से पहले ही धरातल पर लाया जाए। उन्होंने कहा कि अंडरब्रिज निर्माण में तकनीकी काम बाकी है, जल्दी ही यह भी धरातल पर होंगे। उन्होंने चूरू के जयपुर रोड ओवरब्रिज के गलत निर्माण का उदाहरण देते हुए कहा कि जल्दबाजी में गलत निर्माण न हो, इसके लिए सतर्कता की प्रक्रिया पूरी करके ही निर्माण शुरू किया जाएगा। सालासर के स्वर्गीय देवकीनंदन पुजारी की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा आयोजित। दिनेश स्वामी, सुजानगढ़।
क्षेत्र के वरिष्ठ समाजसेवी व सालासर बालाजी के अर्चक स्वर्गीय देवकीनंदन पुजारी की स्मृति में गुरुवार शाम को सैन बगीची प्रांगण में सार्वजनिक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। रामदेव धाका स्मृति प्रन्यास की ओर से आयोजित श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता तनसुख राय रामपुरिया ने की। इस अवसर पर प्रन्यास के संस्थापक अध्यक्ष रहे स्व देवकीनंदन पुजारी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर समस्त वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की भूरी प्रशंसा करते हुए उनको एक परोपकारी और सहयोगी स्वभाव का धनी बताया। इस अवसर पर सालासर बालाजी क्षेत्र के विकास और पंचायत राज क्षेत्र में उनके अवदान पर चर्चा हुई और उनके असमय देहावसान को एक अपूरणीय क्षति बताया। श्रद्धांजलि सभा को प्रन्यास के सचिव विद्याधर पारीख, डूंगर बालाजी सेवा समिति के विनोद गोठैया, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, मांगीलाल भाटी, सेन समाज के अध्यक्ष दिलीप कुमार मोयल, मंत्री कन्हैया लाल जाखड़, एडवोकेट हेमंत कुमार शर्मा, भंवरलाल शर्मा शोभासर, शिक्षक नेता रामचंद्र गोदारा, तिलोक जाखड़ स्यानन, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी ताराचंद सहारन, सेवा भारती के अध्यक्ष शंकर सामरिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सरोज कुमार छाबड़ा, मरुदेश संस्थान के संयोजक किशोर सेन, हरीश ढाका शोभासर, बुद्धि प्रकाश सोनी, वैद्य भंवरलाल काछवाल, केमिस्ट एसोसिएशन के सचिव सुमनेश शर्मा, पवन कुमार छाबड़ा, शिक्षक श्याम सुंदर पारीख, दुर्गादत्त बोचीवाल, पवन कुमार मोर, लक्ष्मी नारायण बोचीवाल, नोरतन चोटिया, ओम प्रकाश पीपलवा, रामनिवास गुर्जर, जगदीश प्रसाद चायल, संतोष कुमार टाक, राजेंद्र कुमार मोयल आदि ने अपने विचार प्रकट किए। विश्व हिंदू परिषद के ओम प्रकाश तूनवाल ने कल्याण मंत्र से सभा का समापन किया। प्रन्यास के संयोजक डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन एवरग्रीन पब्लिक स्कूल के निदेशक रतन सेन ने किया। कार्यक्रम के अंत में 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा के शांति मोक्ष मार्ग गमन की प्रार्थना की गई। वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता रैली को रवाना किया। चूरू 3 जून। यहाँ नगर परिषद प्रांगण से गुरुवार की शाम नगर परिषद सभापति पायल सैनी और आयुक्त हेमाराम चौधरी ने आमजन को वैक्सीन के प्रति जागरूक करने के लिए ऑटो रिक्शाओं के माध्यम से किए जाने वाली प्रचार प्रसार रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ऑटो रिक्शा रैली शहर के प्रत्येक वार्डों, प्रमुख मार्गों एवं सार्वजनिक स्थानों ऑडियो के द्वारा लोगों को वैक्सीन के लिए प्रेरित करने संबंधी प्रचार प्रसार करेगी। सभापति पायल सैनी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को निशुल्क वैक्सीनेशन उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसे प्रत्येक नागरिकों को आवश्यक रूप से लगाना है। उन्होंने बताया कि जिले में 45+ के लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध। इसी के मद्देनजर शुक्रवार से शहर के विभिन्न स्थानों पर सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक शिविर लगाकर आमजन के वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। उन्होंने नगर परिषद के समस्त अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि 45+ के जिन अधिकारियों कर्मचारियों और उनके परिवारजनों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है, वे आवश्यक रूप से निर्धारित शिविर स्थल पर जाकर वैक्सीनेशन लगवा ले। नगर परिषद आयुक्त हेमाराम चौधरी ने बताया कि शुक्रवार को गद परिसर स्थित डिस्पेंसरी में, डाबला रोड स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र, अग्रसेन नगर उप स्वास्थ्य केंद्र एवं वार्ड 8 में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण किया जाएगा। शहर के अंदर ऑटो को नगर परिषद के द्वारा रवाना किया गया है, जो कि हर गली गली में जाकर सभी लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करेगी। कोविड जो महामारी फैली हुई है उसके अभी जो इलाज है वो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन और मास्क की है, और अभी भी चूरू के अंदर सभी लोग वैक्सीन के लिए जागरूक नहीं हैं, और जो वैक्सीनेशन का आंकड़ा है अभी भी वो कम ही आ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज ऑटो के माध्यम से वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता रैली निकाली गई है, जो कि सभी को वैक्सीनेशन लगाने के लिए जागरूक करेगी। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।